हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करेंगे अपने इस चैनल पे कि कैसे हम कैश सैलरी प्रोफाइल को लोन दे सकते हैं। कैश सैलरी प्रोफाइल को लोन देने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कैश सैलरी प्रोफाइल जो है वो अपने आप में ही काफ़ी चैलेंजिंग और काफ़ी ही डॉक्यूमेंट वाइज उसमें काफ़ी लिमिटेशंस होते हैं, जिसको वेरिफिकेशन करवाना इतना इजी नहीं हो पाता है। बिकॉज उसमें आपको कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होगा जहाँ पे आप उसकी ऑथेंटिसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और जो एग्जैक्टली कितना अमाउंट आ रहा है वो हम उसको वेरीफाई कर पाए। तो इस सेगमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें कैश सैलरी का जो वेरिफिकेशन है वो ऐसे करना है जिससे हम उसके एम्प्लॉयमेंट को भी वेरीफाई कर पाएँ, प्लस हम ये जान पाएँ कि इसमें क्या एक्चुअल सैलरी है और हमें उसके बिहाफ पे कितना उसे कंसिडर करना है। तो बेसिकली ये एक जजमेंट कॉल है जहाँ पे आपको अपनी गट फीलिंग के बेसिस पे, अपनी पॉलिसी के बेसिस पे और अपने जो विजिट आप करते हैं, पीडी विजिट करते हैं, उस पर आपको क्या कंफर्ट आया उसके बेसिस पे आपको कॉल लेना है। तो चलो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट वाइज, पॉलिसी वाइज और ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए कैश सैलरी प्रोफाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैश सैलरी में क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या पॉलिसी पैरामीटर हमें डिफाइन करने चाहिए। ये पॉलिसी पैरामीटर कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकते हैं, क्योंकि इट इज़ सोलली डिपेंड ऑन द लेंडर्स रिस्क एपेटाइट एंड देयर इंटरनल पॉलिसी एंड पैरामीटर। तो हम एक जनरली टर्म्स में बात कर लेते हैं कि क्या क्या रखने चाहिए जनरली। तो सबसे पहले हमारा पॉलिसी पैरामीटर ये कहता है कि उसका एक्सपीरियंस। तो हम यहाँ कह रहे हैं एक्सपीरियंस में मिनिमम 2 ईयर्स इन द सेम कंपनी और इंडस्ट्री। तो यहाँ पे देखा गया है कि मिनिमम जो करंट एम्प्लॉयमेंट में कैश सैलरी प्रोफाइल में एटलीस्ट वो पिछले 1 साल से तो करंट एम्प्लॉयमेंट में जॉब कर रहा हो, प्लस उसका टोटल एक्सपीरियंस जो सेम कंपनी या सेम इंडस्ट्री में मिनिमम 2 साल का तो होना ही चाहिए। इसके बेसिस पे आप उसकी सैलरी को जज कर पाएंगे, प्लस आप इससे ये भी अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इन केस अगर उसकी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाती है तो उससे मिनिमम कितनी सैलरी मार्केट ऑफर कर सकता है। तो सेकंड हम बात करते हैं कि उसको जो एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ है, क्योंकि यहाँ पे कोई बैंक सैलरी तो है नहीं जहाँ पे आपको बैंक से वेरीफाई हो जाएगी कि उसके बैंक में एक्चुअली कितना अमाउंट आ रहा है। तो उसके लिए हम उसको सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट कहते हैं, जहाँ पे उसका एक जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर आपका कोई भी हो सकता है, जैसे आपका छोटा प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकता है जहाँ 5 से 7 या मैक्सिमम 10 एम्प्लॉय जॉब करते हो जिनको एम्प्लॉयर कैश सैलरी देता हो, या छोटी मोटी फर्म या कंपनी हो सकती है जहाँ पे वो कुछ चुनिंदा लोग वहाँ पे जॉब करते हैं और एक छोटा वर्क इस्टेब्लिश करते हैं। तो वो आपको एक कैश सैलरी सर्टिफिकेट दे सकते हैं, जो कि आपके बैंक के फॉर्मेट में हो सकता है या उनके लेटर हेड पे हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि एम्प्लॉयर के पास अपना एक लेटर हेड जो कि एक अच्छे फॉर्मेट में होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो इसकी जगह पे हम अपना एक इंटरनल बैंक का फॉर्मेट बना सकते हैं जिसमें हम ये कह पाएँ कि हाँ जी, ये फॉर्मेट में आप एम्प्लॉयर डिक्लेरेशन दे सकता है कि इतनी सैलरी वो उन्हें इशू करता है, प्लस इतना उनको मंथली उसकी इतनी सैलरी को वो बैंक कैश में देता है। तो इसका भी एक फॉर्मेट है जो कि मैं आपको नीचे लिंक में शेयर कर दूंगा, जिससे आप ये वेरीफाई कर सकते हैं या सैलरी सर्टिफिकेट उसका बना सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि मंथली इनकम हमें कितनी कंसिडर करनी चाहिए कैश सैलरी प्रोग्राम में। तो इसमें काफ़ी लोगों का अपना अलग अलग व्यू है, बट जनरली अगर देखा जाए तो कैश सैलरी में हमें मंथली जो है 20,000 रुपये तक का ही इनकम कंसिडर करना चाहिए, अगर वो किसी एक छोटे से प्रोप्राइटरशिप फर्म में या फिर किसी किराना शॉप में या फिर किसी मेडिकल शॉप में या छोटे मोटे फर्म में काम कर रहा हो। ये जो मंथली सैलरी है ये लोकेशन वाइज वरी कर सकती है, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि मेट्रो सिटी में कैश सैलरी ज़्यादा मिल रही हो, नॉन मेट्रो सिटीज़ में या टायर 1 टायर 2 सिटीज़ में या टायर 4 3 एंड 4 सिटीज़ में सैलरी वेरी कर सकती है। तो लेंडर को अपने हिसाब से उसमें एक मंथली सैलरी का पैरामीटर तय करना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन मेट्रो सिटीज़ एंड नॉन मेट्रो सिटीज़ और वहाँ के लोकल मार्केट के हिसाब से। बट इन मोटा मोटा टर्म्स में अगर हम बात करें तो जनरली 20,000 रुपये का पर मंथ हम सैलरी कंसिडर कर सकते हैं एज ए कैश। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें मैक्सिमम जो है फॉयर कितना लिया जाए और मैक्सिमम फॉयर क्या क्या लिया जाना चाहिए और कितना इसको हमें
LTV दी जानी चाहिए। तो जहाँ हम FOIR की बात करते हैं तो अगेन ये डिपेंड करता है कि लेंडर्स के रिस्क एपेटाइट पे वो कितना करना चाहता है, बट जनरली हमने देखा गया है मार्केट स्टैंड और इंडस्ट्री नॉर्म्स के हिसाब से तो 45 to 50% ऑफ द FOIR कैन बी कंसिडर्ड इन द कैश सैलरी। और इसमें हमें इसका जो इंश्योरेंस अमाउंट है उस पर हम एडिशनली 3% या 4% तक का FOIR और कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि उसका जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो भी हम फंड कर रहे हैं। जहाँ तक LTV की बात करें तो LTV जो हमारे नॉर्मल प्रोग्राम में जो हम LTV ऑफ़र कर रहे हैं उसमें से हम 5 से 10% का डिडक्शन कैश सैलरी प्रोग्राम में कर सकते हैं। अगेन इट विल डिपेंड ऑन द लेंडर्स रिस्क एपेटाइट। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि बैंकिंग नॉर्म्स में क्या देखें हम और क्या लें। तो जनरली अगर आप देखेंगे तो बैंक में जो कैश सैलरी प्रोफाइल है उसका बैंकिंग इतना स्ट्रांग नहीं होता, उसमें आपको बैंकिंग में कोई खास एंट्रीज आपको नहीं मिलेंगी, बट रीपेमेंट टर्म से हमें उसका एक सेविंग अकाउंट लेने की रिक्वायरमेंट है। तो हम उसके लेटेस्ट 6 मंथ्स का सेविंग अकाउंट जो कि उसके नाम पे चल रहा हो उसे हम कंसिडर कर सकते हैं एज ए बैंकिंग नॉर्म्स में। अच्छा, इसमें सबसे क्रिटिकल पॉइंट ये है कि कैश सैलरी में हमें एक लोकल गारंटर जो कि एक फाइनेंशियल लोकल गारंटर होना चाहिए, उसको लेने की रिक्वायरमेंट है। लोकल गारंटर में हम उसके जो फैमिली रिलेटिव हैं उसको ले सकते हैं, उसके फ्रेंड्स को ले सकते हैं, उसके एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे लोगों को ले सकते हैं, और अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसकी गारंटी लेता है तो वो हमारे लिए हमारे केस को एक पॉजिटिव पॉइंट बनाता है। प्लस हमें अगर उसका एम्प्लॉयर अगर उसमें गारंटी देने के लिए एग्री हो जाता है तो एम्प्लॉयर की गारंटी सबसे ही अच्छी मानी जा सकती है, बिकॉज उसमें हमारे को जॉब सिक्योरिटी और एम्प्लॉयर की सिक्योरिटी, इनकम की सिक्योरिटी भी हमें मिल जाती है। तो इसलिए अगर हमें गारंटर के रूप में उसका एम्प्लॉयर या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई आता है तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। अदरवाइज़ हम उसकी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स वगैरह फ्रेंड सर्कल में ले सकते हैं। और गारंटर में हमें ये देखना है कि उसका जो गारंटर आ रहा है उसका सिबिल ठीक हो, प्लस उसका एक अर्निंग सोर्स भी हो, ताकि हम उसकी इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट हम उस गारंटर से उसकी रिकवरी करवा पाएँ। तो चलिए ये हमारे कुछ 7-8 पैरामीटर थे जिस पे हमने बात की कि डॉक्यूमेंट वाइज और पॉलिसी वाइज हम कैश सैलरी को कैसे जज कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि जब हम PD पे जाते हैं तो कैश सैलरी की PD को कैसे वेरीफाई किया जाना चाहिए और क्या क्या मेथड्स को अपनाना चाहिए। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसमें लिखा है कि वेरिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ ए कैश salary can be a challenging since cash payment often lack the formal and documentation and transparency associated with the traditional payroll system। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जो कैश सैलरी है उसमें फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन और ट्रांसपेरेंसी के लैकिंग या मिसिंग होने की वजह से उसको काफ़ी रिस्की माना गया है। हाउएवर देयर आर सम स्टेप्स, इन बिलो स्टेप्स के बेसिस पे हम ये जो उसका वेरिफिकेशन है कैश सैलरी का उसको कर सकते हैं और अपने केस से रिलेटेड कॉल भी ले सकते हैं। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करते हैं क्या क्या फिजिकल वेरिफिकेशन एंड टैक्टिक्स हैं कैश सैलरी को वेरीफाई करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे यहाँ पे है कि एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन। एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन में हम ये कहते हैं कि कॉन्टेक्ट द इंडिविजुअल एम्प्लॉयर डायरेक्टली टू वेरीफाई देयर एम्प्लॉयमेंट एंड सैलरी। सो इसमें हम ये कह रहे हैं कि आप डायरेक्टली एम्प्लॉयर से बात कीजिए, उनसे मिलिए, और या उनके ऑर्गेनाइजेशन में कोई HR है या सीनियर मैनेजमेंट पे है या फिर प्रोपराइटर है या डायरेक्ट ओनर है, उससे मिल के उस एम्प्लॉई के पोजीशन की, उसकी डेजिग्नेशन की, उसकी सैलरी की और सैलरी किस तरह से दी जाती है उस मेथड को समझिए। और आप उनसे जो सैलरी सर्टिफिकेट आपको कस्टमर ने दिया हुआ है उस सर्टिफिकेट को एम्प्लॉयर को दिखाइए या उसके HR को दिखाइए और उनसे उस वेरिफिकेशन कीजिए कि ये सर्टिफिकेट एक्चुअली उन्होंने इशू किया है या नहीं किया है। प्लस उसमें जो मंथली सैलरी लिखी हुई है वो एक्चुअली सही है या नहीं है वो उसे वेट करें, प्लस उससे वेरिफिकेशन करें कि जो एम्प्लॉयर ने हमें सैलरी सर्टिफिकेट दिया है वो जेन्युइन है और मंथली एम्प्लॉयर उसे उतनी ही सैलरी दे रहा है। तो इससे आपको कस्टमर के ऊपर ट्रस्ट भी हो जाएगा, प्लस एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा कि जो आपको कस्टमर ने सैलरी सर्टिफिकेट दिया है वो जेन्युइन है, ऑथेंटिक है और उतनी इनकम तो इसकी आ ही रही है। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, विटनेस स्टेटमेंट। सो विटनेस स्टेटमेंट इज बेसिकली वेरिफिकेशन विद द को वर्कर्स और कोलीग्स एट द टाइम ऑफ
विजिटिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन। जब हम पीडी पे जाते हैं तो हमें ये वेरीफाई करना है कि जो उनके कोलीग्स हैं, जो उसके को वर्कर हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको क्या सैलरी दी जाती है और क्या उनकी सेम सैलरी है, या उनसे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमारा कस्टमर है वो कितने टाइम से वहाँ पे जॉब कर रहा है, किस डेजिग्नेशन पे जॉब कर रहा है, और अंदाजन वो क्या सैलरी उठा रहा है। बिकॉज समटाइम ऐसा हो सकता है कि जो को वर्कर हों वो उसकी सैलरी डिस्क्लोज़ ना करें या उनको पता ना हो उसके बारे में। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, सैलरी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। जैसे हमने ऊपर बताया आपको कि सैलरी सर्टिफिकेट का जो वेरिफिकेशन है वो आप एम्प्लॉयर से कर सकते हैं। एम्प्लॉयर से आप ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या डिडक्शन कर रहे हैं वो सैलरी में, और उस कस्टमर की क्या डिटेल्स हमारे पास हैं, लाइक कब से वो जॉब कर रहा है, क्या डेजिग्नेशन है, और कितनी मंथली सैलरी ले रहा है, कैश में ले रहा है या बैंक में ले रहा है या टू पार्ट्स में ले रहा है, या कोई लोन वगैरह उन्होंने कंपनी से उठाया हुआ है या नहीं है। तो इस चीज़ को भी आप वेरीफाई कर सकते हैं ड्यूरिंग योर पीडी इंस्पेक्शन। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं कि और हमें उसकी एम्प्लॉयमेंट को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा अटेंडेंस रजिस्ट्रेशन एंड अटेंडेंस रजिस्टर वेरिफिकेशन। तो जनरली क्या होता है, जहाँ पे भी 3 या 4 या 5 लोग एज ए कैश सैलरी एम्प्लॉयमेंट होती है, तो वहाँ पे वो एक जनरल अटेंडेंस रजिस्टर बना के रखते हैं कि कौन सा बंदा किस टाइम पे आया, किस दिन उन्होंने छुट्टी ली, और कितने दिन उन्होंने मंथ में काम किया। ऑन बेसिस ऑफ दैट अटेंडेंस रजिस्टर एम्प्लॉयर मेक द सैलरी ऑल्सो, कि कितने दिन उन्होंने काम किया तो उस हिसाब से उसकी तनख्वाह इतनी होनी चाहिए। तो वो हम जो अटेंडेंस रजिस्टर्ड है वो एम्प्लॉयर से डिमांड कर सकते हैं और उसको वहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं ड्यूरिंग द पीडी इंस्पेक्शन। तो इससे भी आपको उसका एम्प्लॉयमेंट जो है कंफर्मेशन हो जाएगा, प्लस आपको उसकी जो मंथली सैलरी है उसका भी अंदाज़ा लगा दिया जाएगा, प्लस आपको ये भी पता चल जाएगा कि हर मंथ उसकी क्या सैलरी आ रही है। बिकॉज अगर वो हर मंथ छुट्टियां ज़्यादा ले रहा है या फिर लिमिटेड डेज़ में ही काम करता है तो वो भी आपको वहाँ से वेरीफाई हो सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं वेरिफिकेशन चेक्स, रेफरेंस चेक। तो रेफरेंस चेक में हम ये बात कर रहे हैं कि जो उन्होंने हमें एक रेफरेंस दिए होते हैं, जो जनरली हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में 2 रेफरेंसेस मांगते हैं, जो कि आपको आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या फिर आपके एम्प्लॉयमेंट में जो काम कर रहे हैं वो हो सकते हैं। तो उनसे आप अपना एम्प्लॉयमेंट के बारे में उनके रेफरेंस को चेक कर सकते हैं, उनसे पता कर सकते हैं कि एम्प्लॉय जो है कहाँ काम कर रहा है, उसका क्या सैलरी आता है, और उसको कितने दिन से जानते हैं, उसका सोशल बिहेवियर कैसा है। तो चलिए आगे अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि जो उसकी सैलरी है उसको मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से मिल रही है या नहीं मिल रही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयर को अप्रोच करता है और बोलता है कि सर मुझे लोन लेना है और मैं आपके यहाँ पे 20,000 रुपये की सैलरी में जॉब करता हूँ, बट मेरी को लोन की रिक्वायरमेंट के लिए 30,000 रुपये या 50,000 रुपये सैलरी दिखानी है, तो आप प्लीज़ उसे हाँ कर दीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, आपको एम्प्लॉयर भी सपोर्ट करता है, क्योंकि एम्प्लॉयर को भी ऐसा लगता है कि अगर इसको लोन मिलेगा तो मेरे यहाँ पे अच्छे से काम करेगा, लंबे टाइम तक काम करता रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर भी लोन लायबिलिटी आ जाएगी, तो जल्दी जॉब स्विच नहीं करेगा। तो ऐसे पॉइंट को वेरीफाई करने के लिए हमें एक तो सैलरी सर्टिफिकेट लेना है जिसमें एम्प्लॉयर डिक्लेयर करेगा कि इतनी उसकी सैलरी है। उन चीज़ों को आप वहाँ से वेरीफाई कर पाएंगे उनके रजिस्टर से, प्लस उसके को वर्कर से। सेकेंडली फिर आपको मार्केट स्टैंडर्ड भी चेक करना है कि मार्केट में जो जिस एरिया में वो बैठा है और उस मार्केट में उस टाइप के प्रोफाइल की क्या मंथली सैलरी है। सपोज़ एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि उस एरिया में उस प्रोफाइल के लिए 20,000 रुपये की सैलरी है और उन्होंने आपको 50,000 रुपये या 40,000 रुपये दिखा रखी है, तो आप उसे एज ए कंजर्वेटिव बेसिस पे उसे 20,000 रुपये ही कंसिडर कीजिए, या फिर आपकी जो बैंक पॉलिसी बोलती है मैक्सिमम उतना ही कंसिडर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे कि इफ़ पॉसिबल आस्क एम्प्लॉयर टू जॉइन गारंटर ऑन द लोन स्ट्रक्चर। तो जहाँ पे आपको थोड़ा सा केस आपका लूज ट्रीट पता चलता हो कि आपके केस में थोड़ा दम कम लग रहा है या फिर कुछ क्रिटिकल डेविएशंस हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन में कुछ आपको डिससेटिस्फेक्शन लग रहा है, तो वहाँ पे आप उसके एम्प्लॉयर को अप्रोच कर सकते हैं कि क्या वो इस कस्टमर को या फिर अपने एम्प्लॉई के लोन में एज ए गारंटर ज्वाइन कर सकता है या नहीं कर सकता है।
तो उन कई केसेस में आपके पास ये सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ पे एम्प्लॉयर उस पे गारंटर आने के लिए एग्री भी होगा और कई केसेस में नॉट एग्री भी होगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट विंटेज एज अ करंट जॉब शुड बी एटलीस्ट 1 year एंड शुड हैव टोटल एक्सपीरियंस ऑफ 3 to 5 years टू कंसिडर मैक्सिमम मंथली सैलरी। तो यहाँ पे हम बेसिकली ये जानना चाह रहे हैं कि जो एम्प्लॉय हमारे पास लोन लेने के लिए आ रहा है उसको टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है और करंट जॉब में वो कितने टाइम से काम कर रहा है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर इन केस उसको टोटल एक्सपीरियंस अच्छा है, फॉर एग्जांपल 5 to 6 years का एक्सपीरियंस है और वो करंटली 20,000 या 25,000 की सैलरी पे जॉब कर रहा है, तो 5 साल के एक्सपीरियंस के होने की वजह से उसे मार्केट में कहीं भी 20 से 25,000 रुपये की नौकरी तो आराम से मिल जाएगी और वर्स्ट केस सिनेरियो में उसे 15,000 रुपये की नौकरी तो मिल ही जाएगी। तो इसलिए हमें ये चीज़ भी ज़रूर वेरीफाई करना है कि जब कोई आपके पास कस्टमर आता है तो उसका करंट एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए, प्लस उसको टोटल एक्सपीरियंस एटलीस्ट 3 to 5 years का होना चाहिए। और कई बार देखा गया है कि एकदम यंग बंदा 21 ईयर्स का एज का आता है और वो 20,000 रुपये पे ज्वाइन कर जाता है और उसे एक्सपीरियंस भी नहीं होता है, तो उसकी एम्प्लॉयमेंट अगर छूट जाती है किसी रीज़न से तो वो कल को आपके लिए रिस्की हो सकता है, बिकॉज फर्स्ट टाइम जो जॉब करने वाला है वो फ्रेशर ही ट्रीट हुआ जाता है और कल को उसे फ्यूचर में उस सैलरी की जॉब मिलने में भी काफ़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि सैलरी क्रेडिट एंड EMI presentation dates need to be checked. This will be very important to this is very important to chances of getting EMI bounce in future. EMI debit cycle need to be provided accordingly. तो बेसिकली इस पॉइंट में हम यही कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि कैश सैलरी प्रोफाइल में क्या होता है, उसके बैंक्स में कोई मेजर बैलेंस जो है वो अवेलेबल नहीं रहता है और वो बेसिकली बहुत लो बैलेंस के साथ बैंकिंग मेंटेन करता है और EMI लगने से पहले ही वो उसमें अपना कैश डिपॉजिट कराता है। तो हमें ये देखना है कि जब भी हमारे बैंक की EMI लगनी होती है और जो हमारे कस्टमर की सैलरी क्रेडिट होने का टाइम है उस टाइम पीरियड में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि जो कस्टमर है उसकी सैलरी 5 तारीख को आती है या 7 तारीख को आती है, तो आपकी जो EMI साइकिल होनी चाहिए वो उसमें 10 तारीख की होनी चाहिए। या फिर अगर आपकी EMI जो डिडक्शन है उसकी डेट अगर 7th है तो आपके कस्टमर की सैलरी क्रेडिट जो है वो 2 से 5 तारीख के बीच में हो जानी चाहिए। तो इससे आप अपने फ्यूचर EMI बाउंसेस को भी काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं और इससे आपको ये अंदाज़ा लग सकता है कि जो चांसेस ऑफ EMI बिकॉज ऑफ लो बैलेंस विल बी वेरी मिनिमल। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं कि क्रॉस चेक द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर। They should not be relative or family members. If so, this increase risk of fake employment for getting loans. तो बेसिकली हम इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉई के बीच का रिलेशनशिप है वो एक कोई फैमिली रिलेशनशिप या रिलेटिव नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ अगर कोई ऐसे फैमिली रिलेटिव या रिलेशनशिप आते हैं तो उसमें काफ़ी रिस्क इन्वॉल्व होता है कि चांसेस रहते हैं कि वो वहाँ पे जॉब ना करता हो और लोन लेने के पर्पज़ से सिर्फ आपको एक फेक एम्प्लॉयमेंट दिखा रहा हो, बिकॉज उस टाइम पे आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा उसके एम्प्लॉयमेंट को वेरीफाई करना, बिकॉज उसमें आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो हर तरह से आपको सपोर्ट करेगा, हर तरह से आपको ये प्रेजेंट करेगा कि ये बंदा यहाँ पे जॉब करता है और हम इसको इतनी मंथली सैलरी देते हैं, बिकॉज इसमें आपका जो को वर्कर होंगे उनको भी काफ़ी इंस्ट्रक्शंस होंगी कि वो इस चीज़ को हाइड करें कि वो रिलेशनशिप में है। तो ये पॉइंट्स है जो कि आप इंस्पेक्शन के दौरान अपने कैश प्रोफाइल को वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए अब कुछ अदर की पैरामीटर्स हैं जो कि आपको चेक करने चाहिए कैश प्रोफाइल को फंडिंग करने के लिए। तो इसको सबसे पहले हमने डिफ़ाइन किया गया कि लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द कस्टमर। तो व्हेन वी आर विजिटिंग कस्टमर्स रेजिडेंस एंड चेक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एट प्रेजेंट, दिस मेक अस अंडरस्टैंड हिज डेली एक्सपेंसेस एंड सोर्सेज ऑफ इनकम, और we should also check the number of family members and their basic needs and expense on it. तो इसमें बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जो कस्टमर हमारे पास लोन लेने के लिए आ रहा है करंट में उसकी जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड वो मेंटेन कर रहा है वो कैसा है, उस पर आप जब आप विजिट करेंगे उसके रेजिडेंस पे और उसके लिविंग स्टैंडर्ड को देखेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कस्टमर अभी अपनी बेसिक नीड्स को कम्प्लीटली फुलफ़िल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। कोई
हैवी डेप्ट में तो नहीं है, हैवी डेप्ट में तो नहीं है, या फिर उनके फैमिली में कोई और इश्यूज़ नहीं है, कोई फैमिली में ऐसा है जो फिजिकली रूप से काफ़ी चैलेंज है या मेडिकली चैलेंज है, इसका भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा। इससे आपको उसके फंड एक्सपेंसेस के बारे में भी काफ़ी आइडिया लग जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि ड्यूरिंग वेरिफिकेशन एट एम्प्लॉयमेंट। ये पॉइंट ये है कि हम जब वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो हमें ये चेक करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो एम्प्लॉयर है उसका ट्रस्ट हमारे एम्प्लॉय पे कितना है, और उसको कितना वो बेसिक कितना वो इम्पोर्टेंस देता है, और हाउ क्रिटिकल एंड फाइनेंशियल रिलेटेड टास्क आर मैनेज बाय आवर एप्लीकेंट। बिकॉज इससे क्या होता है, अगर एक छोटी सी प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर अगर अपना कस्टमर उसके सारे बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटर कर रहा है, प्लस उसके डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ को अच्छे से मैनेज कर पा रहा है, तो एम्प्लॉयर कभी भी नहीं उसे जाने देगा, प्लस उसको एक अच्छी से अच्छी रेमुनरेशन भी देगा। तो ये चीज़ हमें देखना है कि वो एम्प्लॉयमेंट में उसका रेटिंग क्या है, प्लस उस एम्प्लॉयर का उस पर ट्रस्ट कितना है। तो चलिए अगला पॉइंट है हमारा टीपीसी वेरिफिकेशन फ्रॉम नेबर। थर्ड पार्टी confirmation from neighbor plays a very critical role in the inspection. They can give you the actual feedback of their monthly income and their social behavior and their day to day life activities. सो टीपीसी वेरिफिकेशन के दौरान आपको उससे काफ़ी जो इंसाइट्स हैं वो पता चल पाएंगे। उनके मंथली इनकम के बारे में भी पता चल सकता है, उनके सोशल बिहेवियर के बारे में पता चल सकता है, प्लस अगर कोई कभी कलेक्शन के लिए कोई फीडबैक रहा हो, कलेक्शन के लिए विजिट रही हो, या उसके जो नेचर है उसके बारे में भी आपको काफ़ी आइडिया लग सकता है। तो टीपीसी वेरिफिकेशन फ्रॉम नेबर इज़ अ वेरी क्रिटिकल स्टेप टू लैंड एनी कस्टमर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एंड यूज़ ऑफ द फंड्स। वी शुड ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि एंड यूज़ ऑफ द फंड्स जनरली इन सच केसेस एंड यूज़ आर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन और मैरिज ऑफ सिस्टर और एनी हेल्थ इश्यूज़ और डेप्ट कंसोलिडेशन का ही होता है, और हमें इन एंड यूज़ को अच्छे से वेरीफाई करना चाहिए, और अच्छे से वेरीफाई होने के बाद ही हमें इसको फंड करना चाहिए। So guys, these are the key parameter. I guess apart from these very less points has been left जो हमें कैश सैलरी प्रोफाइल में करना चाहिए। और मैं आपको रिकैप कर दूँ जो हमने वेरीफाई किया है कि पॉलिसी पैरामीटर पे हमें क्या क्या चेक करने चाहिए। उसका एक्सपीरियंस, उसका इनकम प्रूफ, मंथली इनकम, वेरिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट से उसकी फोयर, उसकी एलटीवी, बैंकिंग नॉर्म्स, गारंटर की रिक्वायरमेंट। और जब हम फिजिकल वेरिफिकेशन पे जाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन करना है, उसके कोवर्कर से हमें उसे वेरीफाई करना है, प्लस उसके सैलरी सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना है, उसके अटेंडेंस रजिस्टर को चेक करना है, उनके रेफरेंसेस से कस्टमर के बारे में डिटेल वेरीफाई करना है, उनके सैलरीज जो उन्हें मिल रही है उसको मार्केट के अकॉर्डिंग ही कंसिडर करना है। अगर उसका एम्प्लॉयमेंट हमारे लोन स्ट्रक्चर पे आ सकता हो तो उसे लोन स्ट्रक्चर पे लेना है, और उसके मिनिमम करंट विंटेज और टोटल एम्प्लॉयमेंट विंटेज को भी वेरीफाई करना है। प्लस हमें साथ साथ ये भी देखना है कि उसका जो सैलरी क्रेडिट का डेट है प्लस हमारी ईएमआई प्रेजेंटेशन का डेट है उसमें गैप होना चाहिए। और हमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच का कोई अगर फैमिली रिलेशन है तो उसे भी वेरीफाई करना है। इसके अलावा हमारे जो अदर की पैरामीटर्स थे जैसे उसके लिविंग स्टैंडर्ड को चेक करना है, उसके कस्टमर का जो नेबर चेक है उसे वेरीफाई करना है, प्लस उसके एंड यूज़ को वेरीफाई करना है। सो ये अगर आपने सारी वेरिफिकेशन कर लिए तो उसके बाद आपको सिर्फ अपने कोलेट्रल को अच्छे से वेरीफाई करना है। और कोलेट्रल को अगर आपने अच्छे से वेरीफाई कर लिया, उसका लीगल, उसका वैल्यूएशन आपने लो एलटीवी अगर रखी है तो आपके डिसीजन उसमें परफेक्ट रहेगा, और आपके जो केस है वो कभी डिफ़ॉल्ट में नहीं आएगा, प्लस चांसेस उसके काफ़ी कम हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को समाप्त करते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर इसी तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच गाइस।